नमस्कार साथियों, परमाणु संरचना की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हम विगत कक्षा में नील्स बोहर के सिद्धांत की रूपरेखा पढ़ चुके थे, फिर भी आज वापस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का फिर पॉइंट है नील्स बोहर का सिद्धांत। नील्स बोहर के सिद्धांत के प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। फिर हम बता देते हैं, यह आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, आपको कहीं व्याख्या नहीं करनी है, फिर भी आपको कहीं न कहीं बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नील्स बोहर का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था, चर्चा कर चुके थे। यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। नील्स बोहर का परमाणु सिद्धांत है वह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। यहाँ पे एक परमाणु है, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह इलेक्ट्रॉन का घूर्णन कहाँ होता है, उस घूर्णन की व्याख्या नील्स बोहर ने ही की थी। और इसने एक तथ्य स्थापित किया था कि इलेक्ट्रॉन का घूर्णन है वह एक निश्चित अचल, पहला वर्ड यूज़ किया था अचल, अचल के साथ दूसरा वर्ड यूज़ किया था स्थायी, और तीसरा वर्ड यूज़ किया था वृत्ताकार। एक इलेक्ट्रॉन का घूर्णन हमेशा अचल, स्थायी एवं वृत्ताकार कक्षा में ही होता है। और इसी कक्षा के लिए वर्ड यूज़ किया था कोश। इसी कक्षा को कोश भी बोला था और इसी को उन्होंने ऊर्जा स्तर भी बोला था। अब इस पूरे को इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का घूर्णन हमेशा एक अनुमत अचल, स्थायी, वृत्ताकार कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर में ही होता है। और जब इस प्रकार से जब परमाणु घूर्णन करता है, एक निश्चित कक्षा में घूर्णन करता है, तो न तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ना तो ऊर्जा अवशोषित होती है, और ना ही ऊर्जा है वह उत्सर्जित होती है। अर्थात परमाणु अपनी अनुमत कक्षा, परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी अनुमत कक्षा में ही घूर्णन करता है, तो न ऊर्जा अवशोषित होती है ना ही उत्सर्जित होती है। और उन्होंने ऊर्जा स्तर को नोटिफाई किया था n से, ऊर्जा स्तर को n से नोटिफाई किया था, जहाँ n का मान है वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन हो सकता है। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हो सकता है। और उन्होंने एक उदाहरण द्वारा समझाया था कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ऊर्जा स्तर है, और मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऊर्जा स्तर में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्थित है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा ऊर्जा स्तर और ये पहला ऊर्जा स्तर है। क्या होता है जब कोई ऊर्जा स्तर को छोड़कर इलेक्ट्रॉन है वह आगे पीछे होता है, इन्हीं ऊर्जा स्तर को उन्होंने नाम दिया था K, L, M और N। इनका क्रमांक यही है, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। अब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं होता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में है, वहाँ से अपनी उन्नत कक्षा में जाए या निम्न तक कक्षा में जाए, तो फिर यहाँ पे ऊर्जा में कोई न कोई परिवर्तन होता है। दोनों स्थितियों में क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर उन्नत कक्षा में जाए या अगली कक्षा में जाए तो हमेशा ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब अनुमत कक्षा से नीचे आएगा तो हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन के लिए शर्त क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का अपने कक्षा या ऊर्जा स्तर को छोड़ना, और यही ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वह किसके रूप में होता है, फोटोन के रूप में होता है। और इसके लिए प्लांक कांस्टेंट था, इसे क्वांटम भी क्वांटा के रूप में होता है, ये भी कहा गया था, और इसको कहा गया था E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो ये प्लांक कांस्टेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। तो नील्स बोहर के सिद्धांत को अब आगे बढ़ाते हैं। नील्स बोहर ने क्या कहा उसको समझ ले कि एक परमाणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वह निश्चित वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के बारे में उन्होंने कौन सा तथ्य दिया वो समझे। जब इलेक्ट्रॉन का घूर्णन होता है, इलेक्ट्रॉन का घूर्णन, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमता है। मान लीजिए नाभिक है, नाभिक से इसकी ये त्रिज्या हो गई, तो बिल्कुल सराउंडिंग घूमता है। तो ये रेखीय गति नहीं होती है, यह किस प्रकार की गति होती है, कोणीय गति होती है।
और कहीं न कहीं आपने रेखीय गति के लिए संवेग के सूत्र की चर्चा जरूर की होगी। रेखीय गति में संवेग का सूत्र क्या होता है? mv होता है। लेकिन यहाँ पे रेखीय गति नहीं होती, कोणीय गति होती है, इसलिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो वो रेडियस से सीधा जुड़ा होता है। तो कोणीय संवेग का मान कितना हो गया? mvr। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। ये mvr किसके लिए होता है? रेखीय गति इलेक्ट्रॉन नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की गति हमेशा कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। तो वृत्ताकार घूमते हुए किसी कण के लिए कोणीय संवेग का मान कितना हो गया? mvr। और इसने बताया कि mvr का मान है वह हमेशा NH/2π। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, इसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अब यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था, आपको ज़रूर याद होगा। n=1 भी होता है, n=2, n=3, n=4 होता है। इसको k, इसको l नाम दिया, इसको m और इसको क्या नाम दिया? n नाम दिया। यहाँ सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग k में कितना होता है, l में कितना होता है, m में कितना होता है, n में कितना होता है। तो अपन को होता है mvr क्या होता है? NH/2π। तो k के लिए मान कितना हो जाएगा? 1। तो 1 × h/2π हो जाएगा। तो यहाँ पे NH/2π k के लिए कोणीय संवेग का मान ये होता है। l के लिए कोणीय संवेग का मान कितना होता है? तो l का मान कितना है? 2 हो गया। तब यहाँ पे आपको याद रखना है 2h/2π। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा h/π। m के लिए कितना होगा? तो 3h/2π। और n के लिए इसका मान कितना होगा? तो n का मान हो जाएगा 4h/2π। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2h/π। तो ये ज़रूर याद रखें। फिर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ k, l, m और n के लिए कोणीय संवेग के मान। k के लिए कितना होगा? h/2π। l के लिए कितना होगा? तो l के लिए हो जाएगा h/π। m के लिए कितना होगा? तो m के लिए मान हो जाएगा 3h/2π। और n के लिए मान कितना हो जाएगा? 2h/π। ये प्रश्न आपके नीट में भी काम आ सकता है। वैसे आप तो अब तो नीट तो क्या देंगे, लेकिन आपके रिट में ज़रूर काम आएगा। कांस्टेबल पटवार में भी आ सकता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए कोणीय संवेग का मान कितना होता है। तो पहला उसने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया वो इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के लिए बताया था। दूसरे पॉइंट की बात करें, जब कोई इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है तो डेफिनेटली वृत्ताकारी कर रहा है और उस पर 2 बल कार्य करेंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। यह 2 बल कार्य करते हैं, वो किस प्रकार से करेंगे? तो एक तो करेगा, मान लीजिए केंद्र है, इस केंद्र से बाहर की ओर, और एक बल कार्य करेगा केंद्र से अंदर की ओर। दोनों ही लिख देते हैं। यह केंद्र से बाहर की ओर कार्य करेगा, ध्यान से समझेंगे इसको। ये बाहर की ओर, और ये परमाणु का केंद्र है, उस केंद्र से अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा, अंदर की ओर। अर्थात दोनों बलों की प्रकृति वह अलग अलग है। जब बाहर की ओर कार्य करता है तो उसको बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। तो परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो एक तो अपकेंद्रीय बल लगेगा, और केंद्र की तरफ लगता है, उसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। ये दोनों ही बल जब काम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को नहीं छोड़ता है। अर्थात इन दोनों ही बलों का मान हमेशा किस अवस्था में होता है? संतुलन की अवस्था में होता है। तभी अनुमत कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहेगा। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन का घूर्णन होता है तो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल का मान है वह संतुलन में होता है। और इसी अभिकेंद्रीय बल को नील्स बोहर ने नाम दिया था कूलाम बल। क्या नाम दिया था इसको? कूलाम बल नाम दिया था। ये ज़रूर ध्यान रखें, 2 बल कार्य करते, लेकिन अंदर की ओर लगने वाले बल को ही कूलाम बल का नाम दिया गया था। अब बाहर की ओर जो बल लगता है
उसके लिए सूत्र लिखा था उसने, आप जानते होंगे mv स्क्वायर अपॉन आर होता है, और जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसके लिए हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सा बल है? कूलम्ब बल, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। और ये कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आपको याद ही होगा Z परमाणु क्रमांक है यहाँ पे, और जहाँ पे E लिखा है वह इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और दोनों ही बल जब संतुलन की अवस्था में तो दोनों का मान समान हो जाएगा, और दोनों का मान समान होने पर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो r से एक r कट गया, तो सिर्फ बचा क्या? mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन r। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो आउटकम है। एक सूत्र आपको ये याद रखना है, इक्वेशन नंबर 1, mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन r। ये कहाँ से आया? बल से आया। तो ये दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक संतुलित अवस्था में घूर्णन करता रहता है। और यहाँ कूलम्ब बल किसे गया याद रखना, अंदर की ओर लगने वाले बल को कूलम्ब बल कहा गया है। अब इसी के आधार पर परमाणु की त्रिज्या निकाली, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया, उसकी चर्चा करेंगे अपन। लेकिन यह परमाणु मॉडल पूरा हो गया। परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी? जो निल्स बोहर ने मॉडल दिया उसकी कमियां क्या थी? तो केवल यह एक इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए बनाया गया था। एक इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए ही सही साबित हुआ, अर्थात ऐसे परमाणु जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सही साबित हुआ। जैसे कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसने इस मॉडल को किसको आधार मानकर दिया था? हाइड्रोजन को आधार मानकर यह मॉडल दिया गया था। हाइड्रोजन को आधार मानकर ये मॉडल दिया। अब और क्या ये हीलियम पे काम कर सकता है, लिथियम पे काम कर सकता है? तो डेफिनेटली हीलियम पे काम करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा, तो इसको He+ इस पे ज़रूर काम करेगा। हीलियम पे नहीं करेगा, He+ पे काम करेगा, क्योंकि He+ होते ही ये क्या हो जाएगा? एकल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या इस पे काम करेगा? नहीं करेगा। कब करेगा? जब इसको +2 में चेंज कर दिया जाए। +2 में चेंज करते ये क्या हो गया? एकल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सबसे पहली कमी यही थी कि निल्स बोहर का मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए था, केवल हाइड्रोजन को आधार मानकर बनाया गया। अब जितने बड़े बड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जितने भी तत्व थे उन पे ये सही साबित नहीं हुआ, फिर भी ये थोड़ा ठीक है। दूसरा, यह दो चीज़ें, जब स्पेक्ट्रम रेखाओं की बात करें तो मान लीजिए कोई स्पेक्ट्रम रेखा है और मान लीजिए कोई स्पेक्ट्रम रेखा है, दूसरी किसकी व्याख्या नहीं की उसको समझेंगे। इस स्पेक्ट्रम रेखा में दो प्रभाव होते हैं। मान लीजिए इसे दो चुंबकों के बीच में रख दिया जाए, और ये हो गया N और ये हो गया S। या हो सकता है इसे दो विद्युत सिरों के मध्य रख दिया जाए। सपोज ये हो सकता है प्लस 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 हो सकता है, या माइनस 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 हो सकता है। अब यहाँ देखें, एक तो कौन सा क्षेत्र हो गया? ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, NS लिखा इसलिए। और ये कौन सा हो गया? विद्युत क्षेत्र है। अब निल्स बोहर किसकी व्याख्या नहीं कर सका उसको समझे। ये स्पेक्ट्रम रेखा है, वह इन किसी भी क्षेत्र में रखे, चाहे इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखें, इनका विपाटन हो जाता है। इस प्रकार से इसको भी रखें तो इनका क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। तो मान लीजिए एक चुंबकीय रेखा है, ये एक स्पेक्ट्रम रेखा है, उसका चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रभाव को नहीं समझा सका। इस प्रभाव को कहते हैं जीमान प्रभाव। यह प्रभाव बोला जाता है जीमान प्रभाव। जीमान प्रभाव क्या होता है समझ लें। किसी भी एक स्पेक्ट्रमी रेखा का चुंबकीय क्षेत्रों में विपाटन होना, विपाटन, यही विपाटन कहलाता है जीमान प्रभाव। और जब किसी भी स्पेक्ट्रमी रेखा का विद्युत क्षेत्र में ऐसे ऐसे विपाटन हो जाए तो ये विपाटन कहलाता है स्टार्क प्रभाव। तो निल्स बोहर का मॉडल था वह जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा सका, इसके साथ ही बड़े परमाणु के स्थायित्व को भी नहीं समझा सका। दो कमियां थी, आपको याद रखनी है। केवल एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए बनाया गया था और यह जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। ये जीमान प्रभाव क्या होता है वो समझे आप। एक स्पेक्ट्रमी रेखा का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है,
और एक स्पेक्ट्रमी रेखा का विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से विपाटन है वह स्टार्क प्रभाव कहलाता है। फिर भी बोर का परमाणु मॉडल के क्या लाभ थे, क्योंकि कहते हैं कि जितने भी बेसिक्स है वो यहीं से निकले थे। इनके लाभ की चर्चा करें तो परमाणु की त्रिज्या है, उसका सही अनुमान है वह सबसे पहले नील्स बोहर के द्वारा ही दिया गया। परमाणु की त्रिज्या के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना यह परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता थी। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तीसरा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये तीन चीज़ें हैं वह नील्स बोहर की देन है, यह आप जरूर जानें। सबसे पहले परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, तो परमाणु की त्रिज्या का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाए। अगर आप रीड के हैं तो आपको पूरी कैलकुलेशन याद रखनी है, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसके अनुसार परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, शॉर्ट में सूत्र याद रखने हैं। R इज इक्वल टू 0.529, बिल्कुल ये आंकड़ा याद रखना है, इंटू n स्क्वायर अपॉन z, और पीछे लग जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र ये है। अगर आप इसको डिराइव करेंगे तो डिराइव करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ शॉर्टकट में ही चल रहे हैं। अब परमाणु की त्रिज्या का सूत्र ये हो गया। सूत्र होने से दूसरा है इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वेग के लिए भी इसने सूत्र दिया था। और इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए सूत्र दिया 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z अपॉन एन। यह इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, और वेग हमेशा मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। और तीसरा सूत्र दिया था वह है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा पूछी जा सकती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए सूत्र दिया था वह है -13.6 इंटू Z² अपॉन n², और इसको मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, वो ज़रूर ध्यान रखें। तो तीन महत्वपूर्ण सूत्र आपको ज़रूर याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का सूत्र, और इसके बाद है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र। मेरी दृष्टि में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी ऊर्जा पे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पे ही सबसे ज़्यादा इसने तथ्य दिए थे। इन तथ्यों के साथ ही नील्स बोहर के मॉडल का आज का अध्याय हम समाप्त करेंगे। यह तथ्य क्या थे वो समझ लें। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, सबसे पहला पॉइंट, कभी भी धनात्मक नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जितनी भी ऋणात्मक होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन है वह स्थायी होगा, मतलब ये स्थायित्व को दर्शाती है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या होता है ऊर्जा पर। अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटती है, ये ज़रूर याद रखें। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटती है। तीसरा है, कोशों की संख्या अगर बढ़ती जाए, कोश ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएं, मतलब n का मान बढ़ता जाए, कोशों की संख्या अगर बढ़ती है तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोशों की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। देखो, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटती है, लेकिन कोशों की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। और नाभिक से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, तो नाभिक से दूरी बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ेगी। अभी यही कोशों की संख्या होगी, नाभिक से दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है, गतित ऊर्जा पर तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन की जब नाभिक से दूरी बढ़ती है
तो गतित ऊर्जा हमेशा क्या होती है, घटती है। अब इसके बाद कल हम पढ़ेंगे कक्षक, कक्ष, उपकक्षक, उनके जितने भी प्रकार है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे नील्स बोहर के मॉडल में। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।